तो दोस्तों बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 51 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों भले ही आपके एग्जाम के सिलेबस में ईवीएस का पोर्शन दे रखा हो, चाहे हिस्ट्री का पोर्शन दे रखा हो, चाहे ज्योग्राफी का पोर्शन दे रखा हो, या फिर आपके एग्जाम के सिलेबस में कोई और सब्जेक्ट जैसे कि जनरल साइंस का टॉपिक दे रखा हो, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टैटिक जीके या फिर सामान्य ज्ञान एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आपसे इन सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। क्योंकि जब आप इन क्वेश्चंस के ऊपर आपत्ति एग्जाम में डालते हैं कि भैया ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं था, तो आपको सीधा सा जवाब ये मिलता है कि भैया ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन कराने के बाद वीडियो के लास्ट में सारे क्वेश्चंस का रिवीजन भी लिया जाएगा, इसीलिए सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने माइंड में लॉक कर लीजिएगा और जब रिवीजन लिया जाए तो अपना 100% देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कहां पर कुंभ का मेला नहीं लगता? ऑप्शन आपके सामने प्रयागराज, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी नासिक या फिर ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोपाल। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि महाकुंभ का मेला कितने साल बाद लगता है, याद रखिएगा 12 साल बाद लगता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्ध कुंभ का मेला कितने साल के अंतराल में लगता है, याद रखिएगा 6 वर्ष के अंतराल में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उत्सव मिजोरम में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने कंबाला, ऑप्शन बी जल्लीकट्टू, ऑप्शन सी सरहुल या फिर ऑप्शन डी चपचारकूट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चपचारकूट। दोस्तों याद रखिए कि जो चपचारकूट उत्सव है ये मिजोरम में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कंबाली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा झारखंड में मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जल्लीकट्टू जो पर्व है ये कहाँ मनाया जाता है, याद रखिएगा तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, माचिस की तीली पर क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन आपके सामने लाल फास्फोरस, ऑप्शन बी पीला फास्फोरस, ऑप्शन सी सफेद फास्फोरस या फिर ऑप्शन डी लाल फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल फास्फोरस। दोस्तों याद रखिए कि जो माचिस की तीली होती है उसके ऊपर जो बारूद लगा होता है रियल में ये लाल फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन, उड़न लोमड़ी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एक बगुला, ऑप्शन बी एक चील, ऑप्शन सी एक सारस या फिर ऑप्शन डी एक चमगादड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक चमगादड़। दोस्तों याद रखिए कि भारतीय जीव के संदर्भ में जो उड़न लोमड़ी या फिर इंग्लिश में से फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है वो चमगादड़ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मृत्युपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी MS सुब्बालक्ष्मी या फिर ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले मृत्युपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे, याद रखिएगा MS सुब्बालक्ष्मी थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था, तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने पेरिस, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या फिर ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरिस। दोस्तों याद रखिए कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा नेपाल के काठमांडू में है। अगला क्वेश्चन, टाइगर मच्छर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एडिस, ऑप्शन बी एनाफिलीज, ऑप्शन सी क्यूलेक्स या फिर ऑप्शन डी मानसोनाइट्स।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एडिस। दोस्तों याद रखिए कि जो एडिस मच्छर होता है इसी को टाइगर मच्छर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो डेंगू रोग होता है वो किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो याद रखिएगा मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मलेरिया रोग है वो किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो याद रखिएगा मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने है देव भाषा, ऑप्शन बी राजभाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा या फिर ऑप्शन डी देश भाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजभाषा। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की राजभाषा का उल्लेख किस भाग में है, याद रखिएगा भाग 17 में है। अगला क्वेश्चन, एगमार्क का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने धन, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी शिक्षा या फिर ऑप्शन डी वस्तुओं की गुणवत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वस्तुओं की गुणवत्ता। अगर आपसे पूछते हैं कि एगमार्क का संबंध किससे है, तो वस्तुओं की गुणवत्ता से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इको मार्क का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा कि इको मार्क का जो संबंध है वो पर्यावरण से है। इको मार्क उन उत्पादों पर लगाया जाता है जिन उत्पादों से पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो याद रखिएगा ये एक पर्यावरण से संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, दीनबंधु किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने चितरंजन दास, ऑप्शन बी C.F. एंड्रूज, ऑप्शन सी शेख मुजीबुर रहमान या फिर ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी C.F. एंड्रूज। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता कि देशबंधु किसे कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाता चितरंजन दास को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता कि बंगबंधु किसे कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाता कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दीनबंधु किसे कहा जाता है, तो C.F. एंड्रूज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, आपको कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक तेलुगु। दोस्तों याद रखिए कि डोगरी जो भाषा है वो जम्मू कश्मीर की भाषा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोंकणी कहाँ की भाषा है, तो गोवा की भाषा है जो कि सही है। अगर आपसे पूछते हैं कि तमिल कहाँ की भाषा है, तो तमिलनाडु की भाषा है जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन जो कर्नाटक की भाषा है वो तेलुगु नहीं है, बल्कि जो कर्नाटक की भाषा है वो कन्नड़ है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। दोस्तों याद रखिए कि जो कंदारिया महादेव मंदिर है ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पोस्टल कोड की व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1951, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1955 या फिर ऑप्शन डी 1972। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1972। दोस्तों आजकल जो पोस्टल कोड जो डाला जाता है, जैसे 6 अंकों का पोस्टल कोड होता है, उसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1972 में हुई थी और इसी को यहाँ पर पूछा गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ा डाक का जाल किस देश में है, तो याद रखिएगा भारत में है। अगला क्वेश्चन, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन आपके सामने पंजाब, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों याद रखिए कि जो पुष्कर मेला लगता है वो राजस्थान के अजमेर में लगता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऊँटों का मेला किसे कहा जाता है, तो पुष्कर मेले को ही ऊँटों का मेला कहा जाता है और ये अजमेर राजस्थान में लगता है। अगला क्वेश्चन, राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। दोस्तों याद रखिए कि जो राउफ है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, तो असम का लोक नृत्य है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि घूमर कहाँ का नृत्य है, याद रखिएगा राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता किन 2 देशों से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है भारत और चीन, ऑप्शन बी भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और पाकिस्तान। दोस्तों याद रखिएगा कि 1960 में सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिसे सिंधु जल समझौता कहा जाता है। इसके तहत जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, जिनमें सबसे पहले चिनाब नदी है, फिर झेलम नदी है, फिर रावी नदी है, फिर व्यास नदी है और सबसे सबसे नीचे जो है वो सतलज नदी है। यहाँ पर जो ऊपर की 3 नदियां हैं, कहा गया था कि इन तीनों नदियों पर पाकिस्तान का नियंत्रण होगा और नीचे की जो 3 नदियां हैं इस पर भारत का नियंत्रण होगा। तो यही समझौता सिंधु जल समझौता कहा जाता है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि कब हुआ था, याद रखिएगा 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, नरसिम्हा प्रथम, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम या फिर ऑप्शन डी कृष्णदेव प्रथम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। दोस्तों अगर आपसे पूछते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिम्हा प्रथम ने करवाया था। तो यही चारों क्वेश्चन बार बार घुमाकर पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कालिदास, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी या फिर ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खां। दोस्तों याद रखिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खां को ही सीमांत गांधी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग है? ऑप्शन आपके सामने 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। दोस्तों याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 6 अंग है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और याद रखिएगा कि इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेशम पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने एपीकल्चर, ऑप्शन बी पीसी कल्चर, ऑप्शन सी सेरीकल्चर या फिर ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेरीकल्चर। दोस्तों याद रखिएगा कि रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है और मछली पालन पीसीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं 1931, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1872 या फिर ऑप्शन डी 1921। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1921। दोस्तों अगर आपसे पूछते हैं कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1921 को कहा जाता है, क्योंकि 1921 में जनसंख्या में कमी देखने को मिली थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1951 को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली जातीय आधारित जनगणना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1931 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 12 जनवरी, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 9 जनवरी या फिर ऑप्शन डी 4 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 दिसंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कथकली कर्नाटक। तो याद रखिएगा कि भरतनाट्यम जो लोकनृत्य है वो तमिलनाडु का है, बिल्कुल सही है। उड़ीसा जो लोकनृत्य है वो उड़ीसी जो है वो उड़ीसा का है, बिल्कुल सही है। जो कुचिपुड़ी लोकनृत्य है वो आंध्र प्रदेश का है, बिल्कुल सही है। और जो कथकली है ये कर्नाटक का लोकनृत्य नहीं है, बल्कि ये केरल का लोकनृत्य है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 जनवरी। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्यों मनाया जाता है तो याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 21 साल बाद साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। दोस्तों अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि कथकली जो है वो केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है तो कर्नाटक का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है तो गुजरात का है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि छऊ कहाँ का लोक नृत्य है तो झारखंड का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, डोगरी किस राज्य की प्रचलित भाषा है? ऑप्शन आपके सामने तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने इस क्वेश्चन को पूछ लिया था कि डोगरी किस राज्य की प्रचलित भाषा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगर आपसे पूछा जाता है कि तमिलनाडु की भाषा कौन सी है तो तमिल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि केरल की भाषा कौन सी है तो मलयालम है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उड़ीसा की भाषा कौन सी है तो उड़िया है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं जॉन मथाई, ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन सी एडम स्मिथ या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहली बार आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? ऑप्शन आपके सामने फिलीपींस, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी स्टॉकहोम या फिर ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वीडन। दोस्तों याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के द्वारा की गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार को कहाँ बांटा जाता है तो स्टॉकहोम में बांटा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दीन ए इलाही के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी कनिष्क या फिर ऑप्शन डी हुमायूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। दोस्तों याद रखिए कि दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में अकबर के द्वारा की गई थी। तो कभी कभी आपसे सन भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब अपनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 या फिर ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। दोस्तों याद रखिए कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की राजभाषा हिंदी को कब अपनाया गया था तो 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने 1980, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1990 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1945। दोस्तों याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्हिटली अवार्ड सिनेमा। दोस्तों याद रखिए कि कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, बिल्कुल सही है। टोनी पुरस्कार नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है, बिल्कुल सही है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो व्हिटली अवार्ड है ये सिनेमा के क्षेत्र में नहीं दिया जाता बल्कि इसे पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और याद रखिएगा कि व्हिटली अवार्ड को ही ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्रबल बल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने नाभिकीय बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी भांडार वाल बल या फिर ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिकीय बल। दोस्तों याद रखिए कि सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल है। और अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे दुर्बल बल कौन सा है तो गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने नीदरलैंड, ऑप्शन में न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीदरलैंड। दोस्तों याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पेड़ों की आयु का पता किससे लगाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कार्बन डेटिंग, ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग, ऑप्शन सी वार्षिक वलय या फिर ऑप्शन डी जड़ों द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वार्षिक वलय। दोस्तों याद रखिए कि पेड़ों की आयु का पता वार्षिक वलय के आधार पर लगाया जाता है। जब पेड़ को काटा जाता है कि उसके अंदर बहुत सारे घेरे देखने को मिलते हैं और इसी को वार्षिक वलय कहा जाता है और इसी के आधार पर पेड़ों की आयु का पता लगाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है, याद रखिएगा कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जीवाश्मों की आयु का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है, तो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। दोस्तों याद रखिए कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, याद रखिएगा अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नमक का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन आपके सामने तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों याद रखिए कि गुजरात में ही नमक का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जनजाति द्वारा दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने गोंड, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी थारू या फिर ऑप्शन डी अतानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थारू। दोस्तों याद रखिए कि थारू जनजाति के द्वारा दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंसू 6.4। दोस्तों याद रखिए कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, बिल्कुल सही है। जल का पीएच मान 7 होता है, बिल्कुल सही है। नींबू का पीएच मान 2.8 होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो आंसू का पीएच मान होता है ये 6.4 नहीं होता बल्कि 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने भारत रत्न, ऑप्शन बी सरस्वती सम्मान, ऑप्शन सी मैन बुकर पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। दोस्तों याद रखिए कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, याद रखिएगा विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन, नवरोज पर्व किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हिंदू, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी यहूदी या फिर ऑप्शन डी पारसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पारसी। दोस्तों याद रखिए कि जो नवरोज पर्व मनाया जाता है वो पारसी धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 14 सितंबर, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 26 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 जनवरी। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अजनबी गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने क्रिप्टॉन, ऑप्शन बी जीनॉन, ऑप्शन सी नियॉन या फिर ऑप्शन डी ऑर्गन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीनॉन। दोस्तों याद रखिए कि जीनॉन गैस को ही अजनबी गैस कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक पाई जाती है तो ऑर्गन अक्रिय गैस सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुर्गापुर असम। दोस्तों याद रखिए कि बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र जो है वो झारखंड में है, बिल्कुल सही है। जो भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र है ये छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है। जो राउरकेला लोहा इस्पात संयंत्र है ये उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र है ये असम में नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने कछुआ, ऑप्शन बी पेंगुइन, ऑप्शन सी डॉल्फिन या फिर ऑप्शन डी रोहू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉल्फिन। दोस्तों याद रखिए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया तो याद रखिएगा 2009 में घोषित किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि गंगा का टाइगर किसे कहा जाता है तो डॉल्फिन को ही गंगा का टाइगर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है तो बाल गंगाधर तिलक को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑलिव रिडले किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने डॉल्फिन, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी पेंगुइन या फिर ऑप्शन डी मछली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कछुआ। दोस्तों याद रखिएगा कि जो ऑलिव रिडले है ये कछुए की एक प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 4 जनवरी, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 29 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 दिसंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी हाइपो या फिर ऑप्शन डी ल्यूनार कास्टिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड। दोस्तों याद रखिएगा कि कृत्रिम वर्षा को कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चुनावी स्याही में किसका प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा कि सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, साबूदाना किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पाइनस, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी जेट्रोफा या फिर ऑप्शन डी ड्रोसेरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइकस। दोस्तों याद रखिएगा कि जो साबूदाना प्राप्त किया जाता है वो साइकस के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे देश रत्न की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन आपके सामने भगत सिंह, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों याद रखिएगा कि देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा दी गई थी तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। दोस्तों याद रखिएगा कि चाय की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी जो है वो लेटराइट मिट्टी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है तो काली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ पर हमने लगभग 51 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब जितने क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है उन सभी का हम रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों जितने क्वेश्चंस को मैंने कराया है आई होप आपके माइंड में सारे आंसर लॉक हो गए होंगे। तो अब मैं जब आपका रिवीजन लूँगा तो आपका आंसर मुझसे पहले आना चाहिए, तभी समझा जाएगा कि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन को। दोस्तों सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि सिंधु जल समझौता किन दो देशों से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मैंने आपको बताया था कि अजमेर राजस्थान में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है कि पोस्टल कोड व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? तो मैंने आपको बताया था 1972 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा 1921 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं? तो मैंने आपको बताया था 6 अंग है। निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त प्रथम थे। आगे बढ़ते हैं, आगे मैंने आपसे कहा था कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ओडिशा जो है उड़ीसा में उड़ीसा का संबंध उड़ीसा से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है और कथकली केरल का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, डोगरी किस राज्य की प्रचलित भाषा है? तो मैंने आपको बताया था डोगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि कथकली इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मैंने आपसे पूछा था, तो याद रखिएगा केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं,
उड़न लोमड़ी किसे माना जाता है? तो मैंने आपको कहा था कि चमगादड़ को कहा जाता है। चाय की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था लेटराइट मिट्टी है। आगे देख सकते हैं कि थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, पालघाट दर्रा केरल में है, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है और पिपली घाट दर्रा अरावली में है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर की भाषा है, मैंने आपको बताया था। कोंकणी गोवा में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है और तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। आगे देख सकते हैं कि दीनबंधु किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था CF एंड्रूज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि एगमार्क का संबंध किससे है? तो मैंने आपको बताया था वस्तुओं की गुणवत्ता से है। आगे बढ़ते हैं। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, मैंने कहा था। टोनी पुरस्कार नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है। व्हिटली पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मैंने आपको ये भी कहा था कि जो व्हिटली अवार्ड है इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। आगे देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला देख सकते हैं कि इनमें से कहां पर कुंभ का मेला नहीं लगता? तो मैंने आपको बताया था कि 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा गया था कि सांचे का स्तूप कहाँ स्थित है? तो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देख सकते हैं कि पेड़ों की आयु का पता किससे लगाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि वार्षिक वलय के आधार पर लगाया जाता है। अगला देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मैंने आपको बताया था द हेग नीदरलैंड में है। आगे देख सकते हैं कि सबसे प्रबल बल कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था नाभिकीय बल है। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको कहा था कि राजभाषा कहा गया है। अगला देख सकते हैं कि टाइगर मच्छर किसे कहा जाता है? तो एडीज मच्छर को कहा जाता है। दीन ए इलाही के संस्थापक कौन है? तो अकबर है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्वीडन ने की थी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आगे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब अपनाया गया था? तो मैंने आपको बताया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। मृत्युपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। चपचारकूट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे मैंने कहा था कि नवरोज पर्व पारसियों द्वारा मनाया जाता है। किसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आगे कुछ पीएच मान दे रखे हैं। मैंने आपको बताया था कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, आंसू का भी पीएच मान 7.4 होता है, जल का पीएच मान 7 होता है और नींबू का पीएच मान 2.8 होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपसे कहा था कि माचिस की तीली पर लाल फास्फोरस उपस्थित होता है। अगला देख सकते हैं कि अजनबी गैस किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था जीनॉन को अजनबी गैस या फिर स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। आगे देख सकते हैं कि मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, भूकंप अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, कवक अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो मैंने आपको बताया था बाल गंगाधर तिलक को जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था डॉल्फिन है। आगे देख सकते हैं कि बोकारो लौह इस्पात संयंत्र झारखंड में है, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है और दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपसे कहा था कि कौन सी जनजाति द्वारा दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? तो थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला देख सकते हैं कि किस राज्य में नमक का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो गुजरात में होता है। अगला देख सकते हैं कि किसे देश रत्न की उपाधि दी गई थी? तो याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि साबूदाना किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो साइकस के पौधे से प्राप्त किया जाता है। और सबसे लास्ट में कि कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? और सबसे नीचे है कि ओलिव रिडले किससे संबंधित है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती है अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे तो हमें कोई फीडबैक नहीं मिलता है। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जाए जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, साथ ही साथ आपका बिल्कुल भी टाइम खराब ना हो। इसी को ध्यान में रखकर आपके लिए वीडियोस लाए जाते हैं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे
तो हमें नहीं पता चल पाता कि आखिर आपके मन में क्या है या फिर आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।